मैं जानबूझकर गरीब लड़की से शादी करता और जब उससे दिल भर जाता तो बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे देता। लेकिन अब मुझे गांव की एक लड़की से वाकई मोहब्बत हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब लोग मुझे ही गलत कहने लगे थे। यूं लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे। जब एक दिन वो लड़की मेरे पास आई और बोली, अगर तुम महीने के लिए मेरी फालिद ज़्यादा पुप्पो के साथ शादी करके उनके साथ रहो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं मान गया, लेकिन मुझे अजीब लगता क्योंकि इसकी फालिद ज़दा पुप्पो हर वक्त अपने ऊपर कंबल डालकर लेटी रहती। एक दिन तजस्सुस से मैंने जैसे ही कंबल हटाया तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरा नाम गुले राना है और मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरा नाम मेरी दादी के नाम पर रखा गया था, जो मेरी पैदाइश से चंद माह पहले ही वफात पा गई थी। अब्बू और अम्मी दोनों का ताल्लुक ही गांव से था और वो बरसों पहले गांव से शहर आ गए थे और ऐसा शिफ्ट हुए थे कि दोबारा गांव जाने का नाम तक न लिया था। हालांकि मुझे गांव देखने का बहुत शौक था। सारे रिश्तेदार भी तकरीबन शहर में ही आ गए थे, इसलिए जब भी कहती अम्मा गांव चलें तो अम्मी कहती, वहाँ हमारा है कौन जिसकी खातिर हम जाएं। घूमना फिरना तो यहीं घूम फिर लो या किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। मेरा कोई भाई बहन तो था नहीं, इसलिए मैंने किताबों से दोस्ती कर ली। अब्बू तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अम्मी ने मास्टर्स कर रखा था, इसलिए हमारे घर में किताबों की काफ़ी तादाद थी। मैं अक्सर देखा करती कि मेरी अम्मी गांव के नाम पर आबदीदा हो जाती थी, मगर शायद उन्होंने कसम खा रखी थी कि जिस गांव में उन्होंने 25 साल गुजारे थे, अब वो कभी वहां कदम भी नहीं रखेंगी। हद तो ये, मुझे इनके गांव का नाम भी नहीं पता था। मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाया हुआ था और स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में दाखला ले लिया। जिस कॉलेज में मैंने दाखला लिया था वो शहर का सबसे महंगा और बड़ा कॉलेज था। हम मिडिल क्लास थे और इतने महंगे कॉलेज में दाखला अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मगर चूंकि मैंने पूरे ज़िले में तीसरी पोजीशन हासिल की थी, इसलिए इस कॉलेज में फ्री दाखला मिल गया। इस कॉलेज में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे और वहाँ का माहौल काफ़ी एडवांस था, मगर मुझे सबसे कोई मतलब नहीं था। मैं वहाँ पढ़ने के इरादे से गई थी और मुझे वहाँ पढ़ना ही था। कॉलेज में हम 4 सहेलियों का बड़ा अच्छा ग्रुप बन गया। हम चारों हर चीज़ में आगे आगे होती थीं, चाहे पढ़ाई हो या खेल का मैदान। कोई लड़की हमसे आगे नहीं जाती थी, मगर ये सिर्फ तब तक था जब तक वो हमारे मुकाबले पर नहीं आया था। उसका नाम मीर हाकिम था। वो नया आया था। पहले दिन ही उसको देखकर आधी से ज्यादा लड़कियों ने होश गंवा दिए थे। उसने सफेद शलवार कमीज के साथ अजरक गले में डाली हुई थी। देखने से ही साफ मालूम हो रहा था कि वो किसी गांव के जागीरदार का बेटा है। मेरी सहेलियां उसको देख देख कर दांतों में उंगलियां दाब रही थीं। माही ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितनी शानदार शख्सियत है इसके, दिल करता है कि बस इसको ही देखते रहें। मैंने एक नज़र उसे देखते हुए ऊंची आवाज से कहा, खूबसूरती का क्या है, इंसान में काबिलियत और जहानत होनी चाहिए। मेरी बात उसने सुन ली थी, मगर कोई रद्द अमल नहीं दिया था, बल्कि चुपचाप बैठा रहा। मगर आने वाले वक्त ने साबित कर दिया था कि काबिलियत में वो मुझसे कम नहीं। हर टेस्ट में उसके और मेरे नंबर बराबर होते थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसको किसी तरह से हरा दूं, मगर हर तरफ से नाकामी हो रही थी। मेरे अंदर की अनाप्रस्त लड़की को एक लड़के की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि अब मेरी बजाय सब इसकी बातें करते थे, इसको तवज्जो देते थे। ये मुझे गवारा नहीं हो रहा था। हालांकि उसने आज तक कभी मुझे बुलाया भी नहीं था, मगर फिर भी उससे हसद महसूस होने लगा। सेकेंड ईयर के रिजल्ट पर हम दोनों ने ही शानदार कामयाबी हासिल की थी। इसके 2 नंबर मुझसे कम थे और मैं इसी में इतनी खुश थी कि मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। रिजल्ट के कुछ दिन बाद एक बड़ी तकरीब का एहतमाम रखा गया, जिसमें वालदैन को भी आने की दावत दी गई। अब्बू तो मसरूफ थे, लिहाजा मेरी अम्मी मेरे साथ चली आईं। जिन तलबा की पोजीशंस आई थीं, इनके वालदैन को भी स्टेज पर बुलाकर शील्ड दी जा रही थी। मेरा नाम आखिर में बुलाया जाता। मुझसे पहले मीर हाकिम का नाम लिया गया, फिर इसके वालिद को स्टेज पर बुलाया गया। इस पल मेरे साथ बातें करती मेरी माँ एकदम चौंक गई। यकदम उसकी नज़र स्टेज पर पड़ी, जहाँ मीर हाकिम अपने वालिद के साथ खड़ा ट्रॉफी ले रहा था। इस मंजर में ऐसा कुछ नहीं था जो चमका देता, मगर जाने क्यों मेरी माँ की रंगत सफ़ेद पड़ गई।
एक रंग इसके चेहरे पर आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। वो यकटुक मीर हाकिम के वालिद को देखे जा रही थी। इतने में मेरा नाम बुलाया गया। मैंने अम्मी का कंधा हिलाया और कहा, चलो मेरे साथ स्टेज पर। अम्मी की हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अम्मा ने मुझे इशारे से कहा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं स्टेज पर चली गई। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया था। मैंने इस मौजू पर तकरीर भी तैयार की थी। 10 मिनट गुजरने के बाद जब मुझे ट्रॉफी देने के लिए मेरी माँ को बुलाया गया तो अम्मा को स्टेज पर आते देखकर मैं साकत रह गई। उन्होंने नकाब कर रखा था। आखिर वो किससे छुप रही थी? पहला ख्याल ही मुझे मीर हाकिम के वालिद का आया, जिसे देखकर अम्मा की ये हालत हुई थी। अम्मा ने स्टेज पर कुछ कहा भी नहीं और जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर वापस नीचे उतर आई। मुझे कहने लगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं घर जा रही हूँ, तुम तकरीब ख़त्म होने के बाद आ जाना। मुझे भी लग रहा था कि अम्मा कुछ परेशान और बेचैन हो गई हैं, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। जब वो हॉल से बाहर चली गईं तो अचानक मुझे ख्याल आया कि अपनी ट्रॉफी भी अम्मा के हाथ घर भेज देती हूँ। कहाँ संभालती फिरूंगी। मैं भी अम्मा के पीछे भागी, मगर पार्किंग के मंजर ने मेरी नज़र को धुंधला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। मीर के वालिद ने मेरी माँ का बाजू पकड़ रखा था और वो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं एक गाड़ी के पीछे होकर इनकी बातें सुनने लगी। मीर के वालिद कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तुम अफशा हो, चाहे तुम जितना मर्जी खुद को नकाब में छुपा लो, मैं तुम्हें फिर भी पहचान लूँगा। 22 साल बाद क्या, तुम मेरे सामने 50 साल बाद भी नकाब में आओगी तो पहचान लूँगा। मेरी अम्मा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, 22 साल तो बहुत होते हैं, मैं 22 दिन पुरानी यादें भी ताज़ा नहीं करना चाहती। बेहतर होगा मुझे जाने दो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो या नहीं, मगर मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरी एक जवान बेटी है। बेहतर होगा अब आमना सामना ना हो। मेरी अम्मी उसे पीछे को धक्का देकर वहाँ से चली गई थी। मैं ये सारी गुफ्तगू सुनकर कोई भी अंदाज़ा लगाने से कासिर थी कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक था। मैंने तो अपने घर में आज तक इस शख्स का जिक्र नहीं सुना था, फिर ये अम्मी का रिश्तेदार कैसे हो गया? तभी वहाँ मीर आ गया। अपने वालिद से पूछने लगा, ये कौन थी? इसके बाप ने उसे टालते हुए कहा, तुम्हारी जानी दुश्मन गुले राना की अम्मी थी। मैं उनको उनकी बेटी की मुबारकबाद दे रहा था। अपने लिए जानी दुश्मन का लफ्ज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। तो वो अपने घर वालों के सामने मेरा जिक्र इन अल्फाज में करता था। वैसे मैंने भी उसे जाने कौन कौन से उल्टे सीधे नामों से नवाजा हुआ था, मगर इस वक्त ये तजस्सुस खाए जा रहा था कि मेरी माँ और मीर के वालिद क्या एक दूसरे को 22 साल पुराना जानते हैं। मीर ने इनको शक से देखा और पूछा, क्या वाकई यही बात है ना? आप मुझे सच सच बताएं, क्योंकि आपने आज तक किसी औरत से यूँ बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं की। कौन थी वो खातून? मैं वहाँ से जाते जाते रुक गई। मैं भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि वो मेरी अम्मी को कैसे जानते थे। कुछ लम्हे चुप रहने के बाद मीर के वालिद ने कहा, वो अफशा थी, वही अफशा जिसका जिक्र रोज़ हमारे घर में जाने कितनी बार होता है। मीर का हैरानी के मारे मुंह खुल गया। यानी वो? इसके वालिद ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो वही है। वो दोनों बातें करते वहाँ से आगे चल दिए। मैं उलझन में वहाँ खड़ी रह गई। इनकी अधूरी बातें मेरे सर पर से गुजर गई थीं। अम्मा इन लोगों की क्या लगती थीं? मैं पूरी तकरीब में परेशान और सोचती ही रही। एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि ये मीर बार बार मेरी जानिब देखे जा रहा था। फिर जैसे उससे रहा न गया, मेरे पास आकर कहने लगा, सुनो, मेरे वालिद तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। कोई और होता तो मैं नखुवत से मना कर देती, मगर अब मैं खुद इसके बाप से बात करने की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए कुछ भी कहे बगैर उसके साथ चल दी। मीर के वालिद ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा। इस पल इनकी आंखों में मुझे नमी साफ नजर आई थी। वो बातों ही बातों में मुझसे मेरा एड्रेस जानना चाह रहे थे। मैं भी इतनी मासूम नहीं थी कि अपना अता पता बता देती, इसलिए जवाब देने के बजाय बोली, अंकल, मुझे मेरी टीचर आवाज़ दे रही हैं, मैं चलती हूँ। आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। मैं अपना एड्रेस बता देती अगर मुझे ये डर ना होता कि कहीं वो हमारे घर ही ना आ जाए। तकरीब ख़त्म होने के बाद मैं घर आई तो अम्मी और अब्बू की आवाज़ें कान में पड़ी। अम्मी कह रही थी, 22 सालों बाद उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। अब्बू ने बेचैनी से पूछा, तुमने उससे कोई बात नहीं की?
कम से कम उनका हाल ही पूछ लेती कि कैसे हैं वो। अम्मी नादम लहजे में बोली, मैं तो बस वहाँ से उसे देखते ही भाग आई। अपने बेटे के साथ आया था। अब जाने वो बेटा इनका है या इसकी किसी और बीवी का। सच पूछो तो दिल करता है एक बार गांव चली जाऊं, मगर कसम याद आ जाती है तो रुक जाती हूँ। मैं मजीद उलझते हुए अपने कमरे में आ गई। अम्मी किसकी बात कर रही थी, किसने कसम दी थी और क्या हुआ था सालों पहले। एक ख्याल मुझे आया कि हो सकता है मीर के वालिद और मेरी अम्मी रिश्तेदार हों, मगर फिर इस ख्याल को रद्द करना पड़ा क्योंकि वो लोग तो जद्दी पुश्ती जागीरदार थे और मैं अपने नाना दादा की हैसियत से अच्छी तरह से आगाह थी। वो कभी रिश्तेदार हो नहीं सकते थे। मैंने 2-3 घंटे सोचते में गुजार दिए, मगर कुछ समझ ना आया तो इस नतीजे पर पहुंची कि मीर को सब कुछ मालूम होगा, मगर वो मुझे कैसे सब बताएगा। मैं और वो तो एक दूसरे के दुश्मन थे। ऐसे कैसे वो मुझे मेरे एक बार पूछने पर सारी हकीकत बता देता। इसके लिए मुझे उससे दोस्ती करनी पड़नी थी। रिजल्ट के बाद नए दाखिले खुल चुके थे। मेरा उसी कॉलेज में मजीद पढ़ने का इरादा था क्योंकि मेरी आगे की भी सारी तालीम के लिए मुझे स्कॉलरशिप दे दी गई थी। मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब अम्मा ने मुझे कहा कि तुम किसी और कॉलेज में दाखिला ले लो, वहाँ से छोड़ दो। मैं समझ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि उन्होंने मीर के वालिद को जो देख लिया था और अब वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ मज़ीद पढ़ूं। मैंने अम्मी को कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी सूरत मान नहीं रही थी। यहाँ तक कि कहने लगी कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारा दाखिला बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में करवा देती हूँ, तुम वहाँ चली जाओ। अम्मा का इंतहाई फैसला सुनकर मैं दंग रह गई। मैं उनसे दूर जाकर दूसरे मुल्क में नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए कहा ठीक है अम्मा, किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती हूँ। मैं मीर के ज़रिए इस रास तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने अपनी सहेलियों को भी अपने साथ आने को कहा, मगर जिस यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिला था वहाँ का मेरिट बहुत ज़्यादा था। सिर्फ एक ही दोस्त दाखिला ले पाई जिसके वालिद काफ़ी अमीर थे। इसकी फ़ीस पे करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसने इंग्लिश में दाखिला लिया था और मैंने केमिस्ट्री में। मेरा इस नई जगह बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। पुराने टीचर्स और दोस्तें याद आती थीं। क्लासेस शुरू हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक नया तालिब इल्म क्लास में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो मीर था। क्लास में आकर उसको कहीं और जगह ना मिली तो मेरी साथ वाली सीट पर बैठ गया। मैं तो इस कदर हैरान हो गई कि उसे देखकर हौनक रह गई थी। वो तो वाकई वही था। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और हेलो कहा तो मैं बेहोश होते होते बची। मेरी और उसकी दुश्मनी पूरे कॉलेज में मशहूर थी और वो मुझे ऐसे हेलो कह रहा था जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हों। जिससे बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे इस यूनिवर्सिटी में भेजा था, वो यहाँ भी आ गया था। मैं सोचने लगी कि ये एक इत्तेफाक है या कुछ और, मगर मैं खुश थी कि अब मुझे किस्मत खुद मौका दे रही है। मैंने उससे मुस्कुराकर हेलो का जवाब दिया और बस वहीं से हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। मैंने तो इससे इसलिए दोस्ती की थी ताकि इसके वालिद और अपने घर वालों के दरमियान कनेक्शन ढूंढ सकूं। सेमेस्टर के एंड पर सब दोस्तों का घूमने फिरने का मूड बना तो मीर सबसे कहने लगा, तुम सब मेरे साथ मेरे गांव चलो, बहुत मज़ा करोगे वहाँ। मुझे लगा मेरी मुश्किल आसान हो गई है, मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। मैंने अम्मी से झूठ बोला और कहा कि यूनिवर्सिटी का ट्रिप इस्लामाबाद जा रहा है। अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी। यूँ हम 20 लोगों का ट्रिप मीर के गांव की तरफ रवाना हो गया। एक बात का तो मुझे यकीन था कि मेरी अम्मी और अब्बू का गांव भी यही होगा। मीर हम सबको अपनी हवेली में ले गया। इसके बाबा ने सबको गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। मेरे साथ इनका रवैया खसूसी तौर पर इतना अच्छा था कि मेरी दोस्त ने मेरे कान में कहा, कहीं ये तुम्हें अपनी बहू बनाने का तो नहीं सोच रहे। मुझे मालूम था ऐसी बात नहीं। वो मुझे मेरी माँ के हवाले से प्रोटोकॉल दे रहे थे। मीर की वालदा ने भी काफ़ी देर मुझे गले लगाए रखा। रात को सब सो गए। मुझे नींद नहीं आई तो मैं खिड़की में खड़ी होकर नीचे देखने लगी। मीर के बाबा रात के इस पहर लॉन में बैठे कुछ लिख रहे थे। मैं नीचे इनके पास चली आई तो देखा वो डायरी लिख रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने जल्दी से डायरी बंद की, मगर फिर भी मैं अपनी माँ का नाम इस सफ़े पर पढ़ चुकी थी। कहने लगे, बस कभी कभार डायरी लिख लेता हूँ। बचपन से आदत है कि अपनी हर छोटी बड़ी बात डायरी में लिख देता हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर उनको डायरी लिखने की आदत है
پھر تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ضرور میری ماں کو کیسے جانتے ہیں، وہ سب ڈائری میں لکھا ہوگا۔ میں نے چوری چوری دیکھا کہ وہ ڈائری رکھنے کہاں جا رہے ہیں۔ وہ اپنی لائبریری میں گئے تھے اور ایک دراز میں رکھ کر اسے تالا لگا کر چابی وہیں شیلف میں ایک کتاب کے نیچے رکھ دی۔ میرے لیے یہ موقع بہترین تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے چابی وہاں سے نکالی اور ڈائری والا دراز کھولا۔ جانے کتنی ہی ڈائریاں وہاں پڑی تھیں۔ میں نے سب سے نچلی 2 ڈائریاں اٹھا لیں اور دوبارہ تالا لگا کر وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے وہ داستان جاننے کا بہت شوق ہو رہا تھا جس کا ایک کردار میری ماں بھی تھی۔ میں نے میر کے والد کی زندگی کی داستان پڑھنی شروع کی۔ میرا نام نواب زادہ حاکم خان ہے۔ میرا تعلق وڈیروں کے خاندان سے ہے۔ میرے باپ دادا برسوں سے اپنے گاؤں پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ دادا کے بعد ابا نے جاگیر سنبھالی تھی اور سب گاؤں والے ان کو بڑے چودھری کہتے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میں بڑا تھا اور میری بہن چھوٹی تھی۔ دادا دادی اور ابا کے لاڈ پیار نے مجھے بہت ضدی اور متکبر بنا دیا تھا۔ میں جو چاہتا وہی ہوتا تھا۔ اگر میں کسی دن ناراض ہو جاتا اور کھانا نہ کھاتا تو اس دن گھر میں کوئی بھی کھانا نہ کھاتا، سب بھوکے رہتے۔ میں حویلی اور جاگیر کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے بچپن سے ہی اپنی اہمیت سے مجھے آگاہی حاصل تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ضد کر کے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پڑھائی سے زیادہ میرا دھیان لڑکیوں کی طرف ہوتا تھا۔ میں خوبصورت تھا اور امیر بھی، اس لیے لڑکیاں خود تتلیاں بن کے میرے آس پاس منڈلاتی تھیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھے۔ میں لڑکا تھا۔ جب لڑکیاں خود ہی مجھے دوستی کی دعوت دیتی تو میں کیسے انکار کر دیتا؟ میں ان کی دعوت قبول کر لیتا اور لڑکیوں کے ساتھ خوب عیش کرتا۔ پڑھائی سے میرا دھیان ہٹتا جا رہا تھا اور میں لڑکیوں کی سنگت میں رہ کر خود کو برباد کر رہا تھا۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھے سمجھایا کہ ایسا نہ کروں اور لڑکیوں سے ایک حد تک دوستی کروں، ورنہ نقصان میرا ہی ہوگا۔ آہستہ آہستہ ان امیر لڑکیوں سے میرا دل بھرنے لگا۔ ان لڑکیوں میں مجھے اب کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی۔ میں چھٹیوں میں گھر گیا تو ایک دن گاؤں گھومنے کے لیے صبح صبح نکلا تو میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ ایسا حسن میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ میری دوست روشنی کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا، کیا وہ لڑکی میری امی تھی جن کو حاکم انکل نے دیکھا تھا؟ مجھے آگے پڑھنے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح سویرے سب سیر پر چلے گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میر مجھے بہت توجہ دے رہا ہے، شاید اسی لیے کہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہوگا کہ اس کے بابا اور میری امی کا کیا تعلق تھا۔ رات کا انتظار میں نے بہت مشکل سے کیا اور سب کے سوتے ہی وہ ڈائری لے کے باہر لان میں آ گئی تاکہ سکون سے آگے پڑھ سکوں۔ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی صبح کے اجالے کی طرح نہایت حسین تھی اور میں ٹھہرا حسن پرست لڑکا اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا اور قریب جا کر اس کا نام پوچھا تو پتا چلا کہ وہ ہمارے ملازم کی بیٹی وینا تھی۔ میں نے اس کو آہستہ آہستہ اپنے پیار کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ اس کھیل میں زیادہ مزہ تھا کیونکہ غریب لڑکیاں بہت مشکل سے محبت کے کھیل میں پھنستی تھیں۔ یوں انہیں اپنے دام میں لانے میں بہت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ وینا بھی غریب ضرور تھی مگر اپنی غربت سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ میری شکل میں اسے ایک مسیحا نظر آیا جو اس کے تمام خواب پورے کر دیتا۔ وہ میری طرف مائل ہونے لگی اور میں تو پہلے سے ہی اس کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں غریب لڑکیوں کو اچھے سے سمجھتا تھا، یہ بغیر نکاح کے تعلق کو حرام سمجھتی ہیں، اس لیے مجھے وینا سے چوری چھپے نکاح کرنا پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ جب میرے والدین راضی ہو جائیں گے تب میں اس کو رخصت کروا لوں گا۔ وہ میرے کہنے میں آ کر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ شہر شفٹ ہو گئی۔ 3-4 ماہ اس کے ساتھ رہ کر میں اکتا گیا کیونکہ اب میرا دل اس سے بھر گیا تھا۔ میں اسے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن جان بوجھ کر اپنے دوست کو کہا کہ میرے گھر جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی گھر گیا اور اپنی بیوی پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی۔ اب مجھے کسی نئی لڑکی کی تلاش تھی جو حسین اور غریب ہوتی۔ میں غریب لڑکیوں کا انتخاب اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ بعد میں میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت جلد میری نظر میں ایک یونیورسٹی فیلو آ گئی جو کافی غریب تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر کے اسے مکمل طور پر اپنے راستے پر ڈال لیا اور اس سے بھی شادی کر لی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری فطرت میں ایک جگہ ٹھہرنا نہیں لکھا تھا، اس لیے اس سے بھی بہت جلد میں اکتا گیا
और उस पर भी बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे छोड़ दिया। अब तो जैसे मुझे इस खेल में लुत्फ़ आने लगा। मैं गरीब लड़कियों से जानबूझकर शादी करता और फिर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें छोड़ देता। वो बेचारियां गरीब होती इसलिए कुछ न कर पाती। मेरे सब कारनामों की खबरें गांव वालों तक और मेरे घर तक पहुंचती रहती थी, मगर अब्बा और दादा ने खुली आज़ादी दी हुई थी और गांव में कोई मेरे खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं जब भी गांव जाता तो लड़कियां घरों से निकलना बंद कर देती। पूरे गांव में मेरे खिलाफ बातें होने लगी। मैं डायरी पढ़ने में इतनी मुनहमिक थी कि मुझे पता ही न चला कि कोई सामने से चला आ रहा है। देखा तो हाकिम अंकल थे। इनकी कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपनी फितरत की बुराइयों का खुद एतराफ़ कर रहे थे कि वो किस किस्म के इंसान थे। मुझे एक लम्हे को खौफ महसूस हुआ। उन्होंने आकर नहायत शफकत से पूछा, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने जल्दी से वो डायरी दुपट्टे में छुपा ली और कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ से भाग जाऊं, मगर जाने क्यों उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस किस्म के अय्याश इंसान हैं। मुझे कहने लगे, अंदर चली जाओ, रात को यहाँ ठंड हो जाती है। हाकिम अंकल को देखकर लग नहीं रहा था कि ये वही हैं जिनकी कहानी मैं पढ़ रही हूँ। सुबह हम लोगों को पहाड़ों पर जाना था। मीर की वालदा मेरे पास आई। वो व्हील चेयर पर थी। कहने लगी, मैंने तुम्हारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारी माँ को भी साग और रोटी बहुत पसंद होती थी। मैं चौंक गई और पूछा, आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं? मगर वो खातून चुप कर गई। कहने लगी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारी माँ को पसंद होगी। वो घबराकर वहाँ से चली गई। मीर से मैंने पूछा, क्या तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे या मेरे ख़ानदान को जानते हो? तो उसने भी टाल मटोल से काम लेकर बात को टाल दिया। मेरा तजस्सुस इंतहा को पहुँच चुका था, इसलिए शाम होते ही मैं तबीयत खराबी का बहाना करके कमरे में चली आई। मुझे आगे पढ़ने की बेचैनी हो रही थी। मैं इस सफ़े को खोला जहाँ से मैंने पढ़ना छोड़ा था, वहीं से शुरू किया। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। 2 साल पहले दादा की वफ़ात हो गई थी और अब्बा ने जागीर और गांव की हुक्मरानी संभाल ली थी। मैं मुस्तकिल तौर पर 6 साल बाद गांव वापस आया था, इसलिए इस खुशी में अब्बा ने सब गांव वालों की दावत की। इसी दावत में इस लड़की को मैंने देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि इस पर नज़र नहीं ठहरती थी। दूध से भी सफ़ेद रंगत और नरमो मुलायम सी वो लड़की पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गई। इस बार मुझे पहली बार प्यार जैसा कुछ महसूस होने लगा। इसका नाम अफशां था। अब्बा अम्मा मेरी शादी की फिक्र कर रहे थे कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैंने उन्हें अफशां के घर भेज दिया। अब्बा दादा की वफ़ात के बाद बड़े बदल से गए थे, वरना वो किसी गरीब के घर मेरा रिश्ता लेकर कभी ना जाते, मगर चले गए। मैं तस्वुर में अपनी मोहब्बत को अपना होते देखने लगा था। अम्मा अब्बा घर वापस आए तो इनके लटके हुए चेहरे देखकर मैं परेशान हो गया। अब्बा कहने लगे, उन्होंने इनकार कर दिया है। तुम्हारी सब हरकतों की खबर सबको है, इनको कैसे ना होती, इसलिए इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस लड़की अफशां से वाकई मोहब्बत हो गई थी। इसके लिए जैसा मैंने महसूस किया था वैसा पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं किया था। मैंने सोचा मुझे अफशां से खुद बात करनी चाहिए। मैंने अपनी मुलाजमा के ज़रिए इसे बाहर बुलवाया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं इस वक्त बहुत बेबस हो गया था। वो कहने लगी कि आपकी शोहरत अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मैं उससे अपनी सफाई में क्या कहता, क्योंकि बात तो सच थी, क्योंकि मैं कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। और अब जब सच में एक लड़की मुझे पसंद आ गई थी और मैं इसके साथ जीना चाहता था तो मेरा माजी मेरे सामने आ गया था। मैं खुद इसके घर गया ताकि इसके माँ बाप को राज़ी कर सकूं, मगर अफशां के घर वाले नहीं मान रहे थे। एक दिन अफशां ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं खुशी खुशी पहुंचा कि शायद अफशां ने मेरी हालत पर तरस खा लिया हो। मैंने उसके रोग में खुद को तबाह कर लिया था और मेरी हालत जोगी जैसी हो गई थी। मुझे देखकर अफशां कहने लगी, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इस वक्त मैं कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अफशां ऐसी शर्त रख देगी मुझे यकीन नहीं आया। उसकी शर्त सुनकर मेरे सर पर आसमान फट गया। उसने कहा, तुम अगर 1 महीने के लिए मेरी फालिद ज़दा पुप्पो के साथ शादी करके रहोगे तो मेरे घर वाले मेरी तुमसे शादी कर देंगे। ये अजीबो गरीब शर्त सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। इसकी बीमार पुप्पो से मैं भला कैसे शादी कर सकता था, लेकिन अफशां को दिखाना चाहता था
कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने हाँ कर दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी फालिदज़दा पुप्पो के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक पहुँचकर मैं रुक गई क्योंकि डायरी ख़त्म हो गई थी। अब अगली डायरी के लिए मुझे दोबारा लाइब्रेरी जाना पड़ता। रात को जब मुझे यकीन हो गया कि सब सो रहे हैं तो मैं उठी और वहाँ चली गई। बेहद खामोशी से मैंने वो डायरी रखी और एक और डायरी उठा ली। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मैं बाहर निकली तो किसी को एक तरफ जाते देखा। वो मीर था। जाने रात के इस पहर कहाँ जा रहा था। मैंने डायरी को शाल में छुपाया और उसके पीछे चलने लगी। वो अपने माँ बाप के कमरे में जा रहा था। मैं बाहर ही रुक गई ताकि इसकी बातें सुन सकूं। हाकिम अंकल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम इस पहर क्या बात करने आए हो? मीर कहने लगा, बाबा, मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। हाकिम अंकल ने अफसुर्दा होते हुए कहा, तुम अफशां को नहीं जानते, वो कभी नहीं मानेगी। मीर ने अपनी माँ के हाथ थाम लिए और कहने लगा, अम्मा, आप तो पुप्पो है ना अफशां आंटी की। आपकी कही गई बात वो कभी रद्द नहीं करेंगी। आप कहेंगी तो वो मेरा रिश्ता गुल से तय कर देंगी। मैं हैरान होती हुई पलट आई। मीर की मुझसे शादी की बात पर मैं हैरान नहीं थी। असल हैरानी इस बात पर थी कि मेरी अम्मी ने अपनी जिस पुप्पो से हाकिम अंकल की शादी करवाई थी वो आज भी उनकी बीवी थी और मीर की अम्मी थी। लेकिन हाकिम अंकल ने तो लिखा था कि अम्मी ने सिर्फ 1 महीने की शर्त रखी थी। फिर कैसे अम्मी की शादी अब्बू से हो गई और हाकिम अंकल ने सारी जिंदगी एक माजूर औरत के साथ गुजार दी। ये राज सिर्फ मुझे इस डायरी से ही मिल सकता था। कल वैसे भी हम सबका आखिरी दिन था और मेरे पास वक्त कम था। मैं डायरी लेकर कमरे में चली आई और इस डायरी को खोलकर पहला सफ़ा निकालकर पढ़ना शुरू किया। अफशां और अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने उसकी पुप्पो से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। सब लोगों ने मुझे पागल कहा जो एक माजूर फालिज वाली लड़की से शादी कर ली थी। अब जाने वो लड़की थी भी या नहीं। अफशां की पुप्पो थी तो जाहिर है उम्र में उससे कई गुना बड़ी ही होगी ना। मैंने तो इसका चेहरा तक नहीं देखा था, ना ही उसने मुझे अपनी शक्ल दिखाई थी। वो हर वक्त मुंह पर कंबल लपेटकर पड़ी रहती। मैं तो जैसे इसे ब्याह कर भूल ही गया था। मुझे सिर्फ इस दिन का इंतज़ार था जिस दिन महीना पूरा होता और मेरी शर्त भी पूरी हो जाती। अफशां अब मुझे बाहर नजर नहीं आती थी। इसी दौरान मेरी बहन की भी शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। हर भाई की तरह मैं भी चाहता था कि मेरी बहन खुश रहे। मैं सारा दिन बाहर रहता था और मेरी बीवी कमरे में पड़ी रहती। मुझे ये तक खबर न होती कि किसी ने उसे खाने पीने को भी कुछ दिया है या नहीं। रात गए घर आता तो इस कंबल में लिपटे वजूद को देखकर याद आता कि वो कौन है। मैंने इसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। एक ही कमरे में हम दोनों को अजनबियों की तरह रहते 15 दिन बीत गए थे। इस सारे अरसे में अफशां की कोई खैर खबर नहीं थी। कभी ख्याल आता कि वो मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं। कहीं उसने अपनी बीमार पुप्पो से जान छुड़वाने के लिए तो ये सब नहीं किया था। मैं जितना सोचता उतना उलझता जाता। एक दिन दोपहर को मैं घर आया तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मुलाजमा ने बताया कि वो पिछली तरफ गई हैं। मैं हैरान होता हुआ वहां गया कि वो तो हर वक्त कंबल में लेटी रहती है और माजूर है। भला बाहर कैसे आई होगी। मैं लॉन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा तो देखा वहां एक व्हील चेयर पर एक औरत बैठी थी जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। उसके सामने अफशां बैठी हुई थी। मैंने दूर से ही अफशां को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी बीवी ने खुद का चेहरा छुपा लिया और अफशां को इशारे से मेरे पास जाने का कहा। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके करीब जाकर उनकी बातें सुनूं या उसका चेहरा देखूं। जाने वो मुझसे चेहरा क्यों छुपाती थी। मैंने अफशां से बेताबी से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। उसने रुखाई से कहा, अब तुम किसी और के शौहर हो, मुझसे फासला रखो। मैंने दिल में कहा कि कोई बात नहीं, 20 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन और गुजर जाएंगे। मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। यहाँ तक पहुँची कि फ़ोन की बेल बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो अम्मी का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाकर सलाम किया तो अम्मी ने पूछा, कहाँ हो तुम? मेरी जान निकल गई। अम्मी के अंदाज से लग रहा था कि वो सच जान चुकी हैं। मैंने डरते डरते कहा, ट्रिप पर आई हूँ, पता तो है आपको। अम्मी की गरिश्तार आवाज़ सुनाई दी कि मैं सब जान गई हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। क्यों गई तुम वहाँ? किसकी इजाज़त से गई? अभी कहाँ हो? मैंने हैरानी से सोचा, अम्मी को किसने बताया होगा कि मैं यहाँ हूँ। खैर अहम वो नहीं था, अहम ये था कि इनको मुतमईन कैसे करूँ। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया।
मैंने खुद पर से अम्मी का ध्यान हटाने की खातिर कहा, मैं तो ट्रिप के साथ आई थी, लेकिन अम्मी आपको पता है हाकिम अंकल की बीवी बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो बेचारी फालिज की वजह से व्हील चेयर पर हैं। एक दिन मुझसे जाने क्यों आपका पूछ रही थी कि आपका गांव भी यही था। मैंने उल्टा अम्मी को उलझा दिया। वो अपनी पुप्पो के बारे में सुनकर जज्बाती हो गईं और मुझसे सवाल जवाब करने की बजाय सिसकते हुए पूछा, कैसी हैं वो, ठीक तो है ना, तुम्हें वहाँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं। मैंने अम्मी को वो सेल्फी भेजी जो मैंने मीर की वालदा के साथ ली थी। अम्मी की तसल्ली की खातिर मैंने इनको बस यही जाहिर करवाया कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती कि वो मीर की वालदा है। अम्मी को तसल्ली हुई, फिर भी कहने लगी, कल तक हर हाल में घर पहुँचो। मैं डायरी बंद करके मीर के बारे में सोचने लगी कि वो मुझे पसंद करता है तो क्या मैं भी, शायद अंदर ही अंदर मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मगर जो खलीज मीर के बाबा और मेरे माँ बाप के दरमियान हाल थी उसे कैसे पार किया जाता। यही सब सोचते सोचते जाने कैसे मुझे नींद आ गई और डायरी वैसे ही मेरे सरहाने पड़ी रही। सुबह मैं उठी तो सर पर क़यामत टूट पड़ी। डायरी मेरे बिस्तर पर नहीं थी। मैं पागलों की तरह वो डायरी ढूंढने लगी, मगर जाने वो कहाँ चली गई। मुझे अच्छे से याद था कि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई थी और मेरे पास ही थी वो। फिर कहाँ जा सकती थी? क्या किसी ने उठा ली थी? कमरे में मैं अकेली थी तो कौन आ सकता था यहाँ? मेरे पसीने छूट गए। मैंने वो डायरी चुराई थी और अगर घर में से किसी ने वो डायरी उठाई होगी तो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैंने तो अभी मुकम्मल सच जाना भी नहीं था। मुझे मीर पर शक जा रहा था, मगर उसके रवैये से कहीं भी जाहिर नहीं हो रहा था कि उसने वो डायरी उठाई है। हाकिम अंकल तो मेरे कमरे में रात को आ नहीं सकते, तो क्या फिर मीर की अम्मी? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि भला वो कैसे आ सकती थी। वो तो व्हील चेयर पर थी। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि आधी रात को मेरे कमरे में आकर जासूसी करें। मेरा सोच सोचकर दिमाग फट रहा था कि डायरी कहाँ गई, मगर इससे ज़्यादा बेचैनी ये थी कि मैंने अधूरा सच जाना था। अभी कई राज खुलने वाले थे। अंकल पर क्या क़यामत टूटी थी, अम्मी की शादी अब्बू से कैसे हुई, ये सब जानना ज़रूरी था। मगर डायरी जाने कैसे गायब हो गई थी। हम लोगों का आज यहाँ चौथा और आखिरी दिन था। सबको पहाड़ों के दरमियान घिरा ये गांव बहुत पसंद आया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि काश अम्मी का राब्ता बहाल होता तो हम भी हर छुट्टियों में गांव आया करते। इन्हीं सोचों में गुम मैं बस में सवार हो गई। मीर की अम्मी ने मुझे एक लॉकेट तोहफे में दिया था। हाकिम अंकल ने हम सब लोगों के साथ बहुत सारे तोहफे रवाना किए थे। वो बहुत बदल गए थे। जैसा उन्होंने खुद को अपनी दास्तान में लिखा था वो अब वैसे बिल्कुल नहीं थे। मैंने उन्हें नजरें झुकाकर हम सब लड़कियों से बात करते देखा। मुझे बस एक ही कलक खाए जा रहा था कि मैं जिस मकसद से आई थी वो पूरा नहीं हो सका। मीर मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठा तो मैंने उसे सीधा सवाल कर दिया, क्या तुम मेरे कमरे में रात को आए थे? उसने मुझे नागवारी से देखा और कहा, जनान खाने में ख़ास तौर पर मेहमानों वाले हिस्से में रात के पहर मैं तो क्या, बाबा भी नहीं जाते, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हारे कमरे में आने की? मैंने उससे माजरत की। मेरा दिमाग बार बार बस डायरी को सोचे जा रहा था। रात तक हम सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। मेरी अम्मी मुझसे बहुत नाराज़ थीं। मैंने कहा, अम्मी मुझे क्या मालूम था कि वो आपका गांव है। अम्मी ने नाराज़गी से कहा, मैंने इस लड़के की वजह से तुम्हें दूसरे कॉलेज में दाखिला लेकर दिया और तुम उसी के साथ उसके गांव चली गई। तुम्हारी यूनिवर्सिटी फ़ोन किया तब पता चला कि तुम्हारा ट्रिप इस्लामाबाद नहीं बल्कि गांव गई है। मैंने मासूम बनते हुए कहा, अम्मी मुझे क्या मालूम था कि आपने मीर की वजह से ये सब किया। आखिर आप सारी बात मुझे बताती क्यों नहीं? मीर की अम्मी तो आपकी बहुत बातें कर रही थी मेरे साथ। मैंने अम्मी को वो लॉकेट दिया तो वो उसे हाथ में लेकर रो दी। मैं जानती थी कि अम्मी अब न सही कुछ दिनों तक मुझे सब बता देंगी। मैं अपने कमरे में आई और जैसे ही अपना बैग खोला मुझे जैसे करंट लगा। मैं बेयकीनी से बैग को देख रही थी जिसके ऊपर डायरी पड़ी हुई थी। मैंने सुबह खुद अपनी सारी चीज़ें बैग में डाली थी और ये डायरी वहाँ कहीं नहीं थी। फिर किसने रख दी? डायरी के ऊपर एक चिट भी थी जिस पर लिखा था, मैं रात को तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आई तो ये डायरी अपने साथ ले आई कि ये मेरे शौहर के राजों की अमीन थी, मगर सुबह जाते हुए अपना इरादा बदलकर ये फिर से तुम्हारे बैग में रख रही हूँ ताकि तुम सब सच जान लो। और ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम ही इन टूटे रिश्तों की तजदीद कर सकती हो जो 22 साल पहले भूल भलैयों में गुम थे। चिट के आखिर में मीर की वालदा का नाम भी लिखा हुआ था। ओह, तो मीर की अम्मी ने डायरी वहाँ से ली थी। मैंने जल्दी से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी बहन जिसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसके शौहर ने उसे बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी। वो रोते हुए घर आई थी। उसे देखकर मुझे अपने सारे गुनाह याद आ गए कि मैं भी तो मासूम लड़कियों के साथ यही करता था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि इन लड़कियों और इनके घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी जब ये मामला उनके साथ पेश आता होगा। मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। शायद ये कुदरत की तरफ से मकाफात अमल था। मुझे मेरे गुनाहों का एहसास दिलवाने के लिए 3-4 दिन इसी परेशानी और डिप्रेशन में गुजर गए। मुझे इन दिनों सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि अफशा भी याद न रही। याद रहे तो सिर्फ अपने गुनाह। मैं अपने कमरे में जाता तो अपनी बीवी को देखकर दिल करता कि उससे अपने दिल का बोझ हल्का करूं, मगर वो हर वक्त ही कंबल में लपेटी रहती, मुझे अपना चेहरा भी न दिखाती। मैं भी अपने गम में था। शादी को 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, मगर मुझे एहसास नहीं था कि इस शादी को अब ख़त्म करके मुझे अफशा के साथ नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मैं हर वक्त बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश में लगा रहता, क्योंकि अपनी बहन की ख़राब हालत देखकर मुझे इन सब लड़कियों के चेहरे याद आ जाते थे जिनकी ज़िंदगियां मेरी वजह से बर्बाद हुईं। एक दिन मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी हस्बे मामूल मुंह पर कंबल लिए लेटी हुई थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर वो मुझसे अपना आप क्यों छुपाती है। मैंने इसका चेहरा देखने का फैसला कर लिया और एक झटके से इस पर से कंबल हटा दिया। इसका चेहरा देखते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वो तो वीना थी, वही वीना जिससे मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई थी। वो अफशा की फूफो थी। उसने मेरा निकाह दोबारा वीना से क्यों करवा दिया? वो यूं अपना राज खुलते देखकर गंग रह गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे और अफशा कैसे तुम्हारी भतीजी है? वीना ने ग्लुगेर लहजे में बताना शुरू किया कि जब तुमने मुझे छोड़ा था तो हर जगह मुझे बदकार मशहूर कर दिया था। लोग मुझे ताने देते थे और कोई भी मेरा रिश्ता नहीं लाता था। लोग कहते थे कि ये घर से भाग कर गई थी और शादी के बाद भी फिर चक्कर चलाती रही, इसीलिए इसे तलाक मिल गई। मैं और मेरे वालिद बहुत मुश्किल में फंस गए थे। अफशा मुझसे 5 साल छोटी है। हम फूफो भतीजी हैं, मगर मैं और वो दोनों बहनों की तरह ही रहती थी। जिस वक्त मेरे साथ ये सब हुआ वो दूसरे शहर पढ़ने गई हुई थी। फिर अब्बा ने मेरी दूसरी शादी अपनी उम्र के ही अपने एक रिश्तेदार से कर दी, मगर वो मेरे हक में इंतहाई बुरा साबित हुआ। उठते बैठते मुझे ताने देता, बदकिरदार कहता। 3 साल इसी के साथ ऐसे गुजरे कि मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई। फिर एक दिन शदीद ज़हनी दबाव की वजह से ही मुझे फालिज हो गया। मैं माजूर हो गई। अब मैं अपने शौहर के किसी काम की नहीं थी तो उसने मुझे तलाक दे दी। अफशा को जब सारे हालात मालूम हुए तो उसने बदला लेने की ठानी। वो गांव आई ताकि तुम्हें अपनी मोहब्बत में असीर कर सके, और वही हुआ। खूबसूरत लड़की देखकर तुम फिसल गए और वो अपनी शर्तें मनवाई गई। उसने तुमसे निकाह करने पर मुझे मजबूर किया था। सारी जागीर और हवेली के कागजात मेरे नाम पर करवा के अफशा ने तुमसे दस्तखत लिए हैं। वो समझती थी कि 1 महीने के बाद जब तुम मुझे तलाक देने की बात करोगे तो इस तरह से तुम्हारी सारी जायदाद और ज़मीन भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। वो तुम्हें कंगाल कर देना चाहती थी। मैं इसीलिए अपना चेहरा छुपाती थी, क्योंकि 1 महीने की बात थी बस। अफशा को तुमसे मोहब्बत नहीं है। उसने जो किया मेरे लिए किया। मैं साकित रह गया था। पहले मैं मोहब्बत में धोखा देता रहता था, अब वही मेरे साथ हो गया था। मुझे अफशा के धोखे पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं चाहता तो वीना को तलाक दे देता, जागीर चली जाती, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर शायद ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा था जो मुझे वीना की सूरत दोबारा मिला। अफशा को जब इल्म हुआ कि मैं उसकी सारी हकीकत से आगाह हो चुका हूँ तो वो नखुवत से बोली, क्या करोगे? मेरी पुप्पो को तलाक दे दोगे? दे दो तलाक, मगर याद रखना खाली हाथ सड़कों पर भीख मांगोगे। मैंने उसे तो कुछ नहीं कहा, मगर उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें गांव से चले जाने को कह दिया। मैं अब दोबारा अफशा को नहीं देखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे नफरत हो गई थी, बस मैं नहीं चाहता था कि उसके सामने आने से मेरा दिल बेकाबू हो जाए। अफशा ने जाते हुए अपनी पुप्पो को भी साथ चलने को कहा, मगर वीना मुझे माफ़ कर चुकी थी। अफशा गुस्से में आकर उसे सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। मैंने सच्चे दिल से वीना के साथ एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। फिर मीर पैदा हुआ तो मैं सब कुछ भूल गया। कुछ अर्से बाद खबर मिली कि अफशा की शादी उसके कज़न से हो गई है। मेरे दिल के एक कोने में अफशा की मोहब्बत दफन होकर रह गई। इसके बाद मीर और वीना पुप्पो के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैंने डायरी बंद कर दी। बात की सारी कहानी मैं जानती थी। 22 साल बाद अंकल हाकम ने मेरी अम्मी को
कॉलेज की तकरीब पर देख लिया और वो चाहते थे कि पुराने रिश्ते फिर से इस्तवार हो जाएं। मगर अम्मी ने मुझे दूसरे कॉलेज दाखिला ले दिया ताकि मैं मीर से दूर रहूं। मगर मीर ने मेरी कॉलेज की सहेलियों से मालूम कर लिया कि मैं किस यूनिवर्सिटी गई हूँ और उसने अपने वालिद के कहने पर वहीं दाखिला ले लिया और मुझसे दोस्ती की। मैंने और उसने दोनों ने ही एक प्लानिंग के तहत एक दूसरे से दोस्ती की थी, मगर इस खेल खेल के चक्कर में मोहब्बत हमारे दिलों पर दस्तक दे चुकी थी। वीना आंटी ने कहा था कि अब मैं ही इन रिश्तों को जोड़ सकती हूँ, मगर कैसे? अम्मी तो ये जानती नहीं थी कि मैं सब जान गई हूँ। अगले दिन मीर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी अम्मी और वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने अम्मी को नहीं बताया कि कौन आ रहा है। मैं चाहती थी कि वो खुद देख लें। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने अम्मी को भेजा और वो सामने खड़े मेहमानों को देखकर दंग रह गईं। फिर रोते हुए अपनी पुप्पो से गले लग गईं। पुप्पो ने अपने आने का मकसद बताया तो अम्मी चुप करके रह गईं। उन्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था, मगर वो पुप्पो से साफ नहीं कह सकती थी कि वो हाकिम अंकल की वजह से मना कर रही थी। कुछ देर बैठकर वो दोनों चले गए। मैंने अम्मी को कहा, जब खुदा माफ़ कर देता है तो इंसान क्यों नहीं करता? अम्मी ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा, आपने हाकिम अंकल को माफ़ नहीं किया, हालांकि वीना आंटी कर चुकी हैं। अम्मी ने कहा, मैं कर चुकी हूँ उससे माफ़। मैंने कहा, फिर आपने इतने सालों तक इन लोगों से दूरी क्यों इख्तियार की? अम्मी चुप रही, कुछ ना बोली। मैंने कहा, क्योंकि आप भी हाकिम अंकल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, इसीलिए हमेशा के लिए वहाँ से चली आई कि कहीं आपकी वजह से इन दोनों का घर ख़राब ना हो जाए। ऐसा ही है ना? अम्मी रोने लगी और कहने लगी, हाँ ये सच है कि मैं भी इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, हालांकि नहीं होना चाहिए था, मगर मोहब्बत कहाँ खामियां देखती है। मैंने अपनी पुप्पो की शादी उससे करवा दी और ख़ुद हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली आई। मैं अब तुम्हारी शादी कर भी दूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मीर भी अपने बाप की तरह ना निकले। वो उसी का बेटा है, अपने बाप पर चला गया तो? मैंने कहा, अम्मी वो वीना आंटी का भी तो बेटा है, इसकी तरबियत उन्होंने की है, आपको इन पर यकीन होना चाहिए। वैसे भी हाकिम अंकल बहुत बदल गए हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं हाकिम अंकल की वो डायरी अम्मी को पढ़वाती ताकि उन्हें यकीन आ जाता। वो डायरी पढ़कर अगरचा उनके सारे खदशात दूर हो गए थे, मगर फिर भी वो मेरी माँ थी। अम्मी और अब्बू हरगिज़ भी मेरी शादी मीर से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, मगर मेरी ज़िद के आगे हार मान गए क्योंकि मैं जानती थी कि ये शादी ही फिर से दो ख़ानदानों को जोड़ सकती है। इतने साल वीना आंटी ने जो अकेले रहने की सज़ा काटी थी वो काफ़ी थी। इनका भी हक था कि वो अपने सारे रिश्तों से वैसे ही मिले जैसे अम्मी मिलती थी। मेरी माँ के पास तो सारा ख़ानदान था, मगर वो बेचारी अकेली थी और मैं नहीं चाहती थी कि बाकी की ज़िंदगी भी उनकी यूं ही अपनों के लिए तरसते हुए गुजरे। मीर ने भी शायद यही सोचकर मुझसे शादी की थी और मुझे उम्मीद थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम में मोहब्बत गहरी होती जाएगी। और आने वाले सालों ने साबित कर दिया कि मीर हाकिम से ज़्यादा मुझे कोई भी नहीं चाह सकता था और उसके साथ मैं बहुत खुश थी।